ओके, सो आज का अपना जो चैप्टर है, अपना 12th का सिलेबस शुरू कर रहे हैं अपन। और जो फर्स्ट चैप्टर इसमें आता है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताना मतलब कोई नई बात नहीं होगी आप लोगों के लिए। इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंस आप सब जानते ही हैं। बट ये इलेक्ट्रिसिटी आई कैसे, कहाँ से, इसका बेसिक क्या है, ये सारी बातें यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं। आपने बहुत सारी बार ऐसा फील किया होगा कि मान लो आप अपने फ्रेंड से कभी हाथ मिलाया या कभी जैसे फिंगर्स टच हुई तो कभी करंट सा लगा। वो मूवीज वाला करंट नहीं कि क्रश वश है और करंट लग रहा है, वो सब वाला नहीं। एक्चुअली वाला करंट, स्टैटिक करंट वाला। वो क्यों लगा, कोई आइडिया आप लोगों को? मतलब आपने फील किया होगा ऐसा कई बार किसी चीज को, जब आप स्पेशली विंटर्स में जब अपने जैकेट को या वुलन स्वेटर को टच करते हैं तो कई बार आपको एक हल्का सा करंट फील होता है, एक झटका सा फील होता है। वो सारी चीजें कहाँ से आई, क्या हुआ? किसी को कोई आइडिया, कोई बोलना चाहेगा इस बारे में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन किससे, ट्रांसफर कहाँ हुआ। पे, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए? चलो ठीक है, इस बारे में बात करेंगे अपन कि कौन से मटेरियल से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, किस पे इलेक्ट्रॉन आएगा, ये सारी बातें अपन आगे करने वाले हैं। लेकिन बात बेसिक बिल्कुल ठीक है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, मतलब चार्ज का ट्रांसफर हुआ और उस वजह से वो आपको करंट वहां पे फील हुआ। एक ना बहुत छोटा सा मैं एक्सरसाइज है जो आप घर पे कर सकते हैं। बेटा म्यूट कर लो, जो बीच में है। आप लोग कभी अगर बोलेंगे तो म्यूट ऑन करके बोलेंगे, बाकी म्यूट रखेंगे खुद को। ठीक है, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आप लोगों को एक प्लास्टिक चेयर पे बैठना है, ठीक है? और अपने छोटे भाई को या बहन को, जो भी है आपके घर में, उसको क्या बोलना है, हाथ में एक टॉवल ले ले, कपड़ा ले ले, और उस कुर्सी के पीछे जिस पे आप बैठे हुए हो, कुर्सी के पीछे मारे। आपको नहीं मारना है, कुर्सी के पीछे मारना है, ठीक है? आप अपने पैर ऊपर करके बैठेंगे, कहीं से भी आप अर्थ को कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। आप पूरा का पूरा उस प्लास्टिक के चेयर पे बैठे हुए हैं और वो उस चेयर के बैक पे पीछे मार रहा है, ठीक है? अब थोड़ी देर मारने के बाद आप उसको बोलो कि अब आके मुझे एक बार टच कर, फिर उसको आएगा मजा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी वो एक, उसको हल्का सा झटका एक उसको फील होगा। वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों आई होगी यहाँ पे? उस टावल से उस प्लास्टिक के चेयर को मारने की वजह से ऐसा क्या हो गया कि वहां पे चार्ज एक्यूमुलेट हो गए और जैसे ही टच हुआ वो चार्ज फ्लो हो गया, झटका लगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, करके देखना घर पे, बड़ा मजा आएगा इसमें, ठीक है? तो अपन बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, या इस 12th के सिलेबस में हम शुरू कहाँ से करने वाले हैं। तो जो 12th का अपना पूरा सिलेबस रहेगा वो जब शुरू होगा तो फर्स्ट चैप्टर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ही, लेकिन हम बात करने वाले हैं इसमें बहुत सारे चार्जेस की। सबसे पहले तो जब चार्जेस आएंगे, अब चार्जेस या तो रेस्ट पे हो सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं या फिर एक्सेलरेट कर सकते हैं। वैसे मूवमेंट में दो तरीके के आएंगे। अब चार्ज, पहली बात तो चार्ज है क्या, इस बारे में अगर बात करें। आपको म्यूट रखें प्लीज, सभी लोग एक बार चेक कर लेंगे म्यूट है या नहीं। ठीक है, ओके, एक मिनट रुकिएगा। शुरू करते हैं। हाँ जी, तो अपन बात कर रहे थे कि इस पूरे 12th के सिलेबस में अपने को क्या क्या पढ़ना है। मैंने बोला था कि सबसे पहले अपन चार्ज की बात करेंगे। अब चार्ज जानते हैं कि क्या क्या होता है। एक एटम, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस। उसके आसपास जो ऑर्बिट्स हैं उन ऑर्बिट्स में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्जेस। ये बात हम सब जानते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं, एक प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हो गया पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन हो गया
न्यूट्रल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स हो गए नेगेटिवली चार्ज। ये सारी बातें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अच्छे से जानते हैं। ओके, अब हमें जो इस पूरे में पढ़ना है वो ये कि ये जो चार्जेस हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज चाहे नेगेटिव चार्जेस, वो चार्जेस अगर रेस्ट पे हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होगा, उनके सराउंडिंग पे उनका इफेक्ट कैसा होगा। अगर वो मोशन में है तो सराउंडिंग पे इफेक्ट कैसा होगा और उनका बिहेवियर कैसा होगा। अब मोशन में भी दो बातें आती हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे हिंट देना चाह रहा हूँ कि हम जो पूरे 12th के सिलेबस में पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या चीजें रहेंगी। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चार्ज जो है वो रेस्ट पे रहने वाले हैं। जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो उसका क्या क्या इफेक्ट आएगा, वो सारी बातें इसमें आएंगी। चार्ज जब रेस्ट पे रहता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये पूरा इस चैप्टर में हम आगे बात करने वाले हैं। जब चार्ज मोशन में आ जाएगा, तो चार्ज जब मोशन में आएगा तब उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। चार्ज के मोशन की स्टडी को बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब जब चार्ज मोशन में होता है या तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, जब वो यूनिफॉर्म मोशन में हो तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। जैसे लाइट, आप बोलते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो कैसे प्रोड्यूस हुई, चार्ज के एक्सेलरेशन की वजह से वो प्रोड्यूस हुई। जैसे रेडियो वेव्स, एक्सरे वेव्स, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये पूरा एक चैप्टर हमारे पास आगे आने वाला है, इसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिक बातें जो अभी हमें समझ में आई वो ये कि चार्ज अगर रेस्ट पे रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ये बातें हमें बेसिक ध्यान रखनी है। अब हमारा ये जो चैप्टर डील करेगा वो सिर्फ फर्स्ट बात से डील करेगा कि चार्ज जब रेस्ट पे है तो क्या क्या इफेक्ट्स इस पे आने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस पूरे चैप्टर में जब चार्ज रेस्ट पे है तो हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में बात करते हैं, कौन से हमारे कंटेंट्स हैं इस चैप्टर में जो हमें कवर करने हैं। तो पहली चीज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे चार्ज और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। हमारा आज का लेक्चर मेनली इसी पे रहने वाला है, चार्ज और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ पे। ये बात करेगा कि जब चार्ज आसपास रखे हुए हों तो उनके बीच में कितना फोर्स लगता है, कैसा फोर्स लगता है, और नेट फोर्सेस वगैरह क्या क्या हो सकते हैं। ये सारी बातें आएंगी कूलॉम लॉ से। फिर हम चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कहानी पे कि फील्ड क्या है, कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, अलग अलग शेप से या अलग अलग चार्जेस की वजह से क्या फील्ड वेरी करता है, अगर करता है तो कैसे करता है। हम कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्स लेंगे, हम स्टैंडर्ड शेप्स लेंगे, उन शेप की वजह से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ये सारा हमारा एक बड़ा सा चैप्टर का एक पूरा पार्ट रहने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसके बाद हम चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल पे। अब ये पोटेंशियल आपका एक नया वर्ड है, वो हम सीखेंगे कि ये क्या है। देन जाएंगे डाइपोल पे। डाइपोल फिर से एक नई बात है, आज एक हिंट जरूर लेंगे हम डाइपोल का, बट डिटेल में हम उसको आगे पढ़ेंगे। उसके बाद उसी से रिलेटेड कुछ चीजें फ्लक्स, और फिर वैरायटी ऑफ थिंग्स इनसे रिलेटेड। ये सारा हमारा पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट करेगा। तो हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले चार्ज और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से। अब चार्ज क्या होता है, चार्ज तो चार्ज एक, आप मान सकते हैं कि एक बेसिक पार्टिकल है। वो पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी ऑब्जेक्ट की प्रोड्यूस करता है। अगर आप बोलते हैं कि आपको किसी चीज को छूने से करंट सा लगा, झटका सा लगा, मतलब वहां पे चार्ज था, तभी आपको फील हुआ। या फिर आपने जब मैग्नेट्स देखी हैं तो मैग्नेट्स एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं या आयरन पे फोर्स लगाती हैं, वहां भी चार्ज का मोशन ही हो रहा है। ये बात भी हम आगे जाके मैग्नेट्स में पढ़ेंगे। तो बेसिकली चार्ज की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आपके सामने एक छोटी सी डेफिनेशन है। वो प्रॉपर्टी है एक मैटर की जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब चार्ज कौन कौन से हो सकते हैं मैं ऑलरेडी बात कर चुके हैं। या तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की बात हो सकती है, या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की बात हो सकती है। अब किसी बॉडी का अगर मुझे चार्ज करना है तो चार्ज कैसे किया जाए, इस बारे में बात करते हैं।
आपने बोला कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं। अंदर प्रोटॉन्स हैं, बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मुझे इस ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है। अगर चार्ज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से या तो ये प्रोटॉन उठा के इधर डाल दूं या फिर ये इलेक्ट्रॉन उठा के इधर डाल दूं। दो काम किए जा सकते हैं। अब सोचो ज्यादा आसान क्या रहेगा इनमें से, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है या प्रोटॉन को ट्रांसफर करना है? आप बताइए क्या आसान रहने वाला है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना, क्यों? ऑर्बिट्स में क्यों ऐसा? प्रेजेंट ऑर्बिट्स हाँ, में ऑर्बिट में प्रेजेंट प्रेजेंट है। और प्रोटॉन को क्यों नहीं? या प्रेजेंट इन न्यूक्लियस या प्रेजेंट इन हाँ, न्यूक्लियस। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में प्रेजेंट है। ऑर्बिट में जो चीजें हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें इस ऑर्बिट से निकाल के कहीं और ट्रांसफर करने में जो एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी सिग्निफिकेंटली कम होती है। वो नॉर्मल कंडीशंस में मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन्स आराम से यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस के भी अंदर है, इसको अगर तोड़ के हमें निकालना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए, और वो एनर्जी नॉर्मल कंडीशंस में नहीं मिलती है। इस वजह से जब भी हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में चार्ज ट्रांसफर की, मतलब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की। क्लियर है बात? चार्ज ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब अगर मुझे एक न्यूट्रल बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी मतलब जिसपे अभी कोई चार्ज नहीं है, उस न्यूट्रल बॉडी को दो तरीके से चार्ज करना है, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिवली चार्ज। मतलब उसे मुझे कन्वर्ट करना है एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में, या फिर उसे मुझे कन्वर्ट करना है एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी में। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो अभी मैंने बताया कि हमें ट्रांसफर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का करना है। ओके, अब अगर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में इसको कन्वर्ट करना है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव। अगर एक बॉडी को पॉजिटिव बनाना है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा, तभी ये बॉडी पॉजिटिव बन जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो मतलब आप अगर रिमूव करते हैं एक बॉडी से, एक न्यूट्रल बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो बॉडी कन्वर्ट हो जाएगी एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में। और सिमिलरली अगर आप एक न्यूट्रल बॉडी पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, उसको ऐड करते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी में। बहुत बेसिक सी बात है, कोई इनमें खास बात नहीं है। पर यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि आपसे अगर पूछा जाए, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स थे, इनका इनिशियल मास m था, दोनों का मास सेम था, ठीक है। आपने एक बार इसको पॉजिटिवली चार्ज किया, अगली बार इसे नेगेटिवली चार्ज किया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि चार्ज होने के बाद क्या इस पूरी बॉडी के मास में कोई चेंजेस आएंगे? लेट्स से जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो इसका मास हो गया m पॉजिटिव, जब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया तो इसका मास हो गया m नेगेटिव। आप मुझे बताइए क्या ये m पॉजिटिव और m नेगेटिव सेम होंगे, डिफरेंट होंगे? अगर सेम होंगे तो क्या ये m के बराबर होंगे या कुछ और होंगे? ये आपके सामने मेरा क्वेश्चन है, बताइए। कोई भी आइडिया, कोई भी गेस? मास सेम होगा, मास सेम होगा। मास सेम होगा। सेम अच्छा, होगा। और कोई? हाँ, मास सेम क्यों होगा? हम्म, अच्छा और बताओ, और कुछ सोचो। चलिए मैं बोलता हूँ, ये इसका तरीका ये होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑब्जेक्ट से अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन भी तो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स का अपना मास है। अगर सोचिए कि आपने एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए तो क्या होगा? मान लीजिए इसका मास m था, आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाला, तो आपने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर मास भी तो वहां से निकाल दिया। एक पार्टिकल अगर आपने निकाला है तो पार्टिकल अपने साथ मास और चार्ज दोनों लेके बाहर निकलेगा। अब इसका मास कितना हो जाएगा? m माइनस एम ई के बराबर।
दो, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत छोटा होता है, इस मास के कंपेयर में बहुत इनसिग्निफिकेंट उसको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन अगर ये बात पूछी जाए पर्टिकुलरली मास के बारे में तो हमें वो कंसिडर करना चाहिए। तो अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है तो वो अपने साथ मास भी लेके गया है, और अगर मास लेके गया है तो हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुके हैं, इसलिए इसका मास पहले वाले मास के कंपेयर में कम हो जाएगा। और जबकि अगर नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट की बात करो तो क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ मास लेकर आए हैं साथ में, तो अब इसका जो मास है वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस और नो? यस सर। Yes, Yes, sir. यस sir. सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत Yes, बढ़िया। sir. ठीक। Yes, sir. अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि मास चेंज होगा और इलेक्ट्रॉन्स जिधर आएंगे उसका मास इंक्रीज हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए तो मास कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अपनी सारी बातें हुई कि एक चार्ज बॉडी कैसे बनाई जाए एक न्यूट्रल बॉडी से। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। हमें एक्सपेरिमेंट से बात पता चली, ऑब्जर्वेशन से बात सर आप म्यूट हो गए। सर आवाज नहीं आ रही। सर नो वॉइस। हेलो। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस को आप पास में रख लेंगे तो वहां पे रिपल्शन होगा, अगर दो नेगेटिव चार्जेस को पास में रख लेंगे तो वहां पे भी रिपल्शन होगा, लेकिन अगर आप दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को आसपास रख लेंगे तो वहां पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। मतलब दो सिमिलर चार्जेस हमेशा रिपेल करेंगे, जबकि दो डिफरेंट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन को पास में रख लेंगे तो क्या होगा? एट्रैक्स एक एट्रैक्स एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन को अगर पास में रख लिया तो क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे एक न्यूट्रॉन रख लिया, इधर एक प्रोटॉन रख लिया, दोनों में कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? एट्रैक्टिव Attractive. क्यों? एट्रैक्टिव क्यों? Attractive. न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज है? न्यूट्रल न्यूट्रॉन पे कैसा? न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज है इस पे, और प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है, तो भैया इनके बीच में कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो चार्ज का होना जरूरी है, दो चार्जेस के बीच में ही ये फोर्स की बात की जा सकती है। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल बॉडी, इस पे कोई चार्ज नहीं है, जब कोई चार्ज नहीं है तो इस पे प्रोटॉन के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, वहां पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अ न्यूट्रल पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, कुछ भी रख लेते हैं आप, ये जीरो होता। चलिए आगे माला की बात करने वाले हैं कि थोड़ा सा इसमें वेरिएशन होगा, कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको, बट फिलहाल चलिए आगे बात करते हैं। जो अगली प्रॉपर्टी है इसकी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा एल्जेब्रिक सम देखा जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये कि अगर आप बोलते हैं एक बॉडी को आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए, तो पूछा गया इसका टोटल चार्ज अब कितना हुआ, तो क्या लिख पाएंगे आप? कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज हो जाएगा अब इसका? 14 या 2? इसका चार्ज कितना लिखूं मैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर? 14 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर या 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर? जल्दी बोलिए, कोई 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 भी जवाब दीजिए।
सर कैन यू जो रिपीट? तुम्हें सर कैन यू हाँ रिपीट? रिपीट करता हूँ मैं, ये बोला मैंने कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को मैंने 8 इलेक्ट्रॉन बाहर से दिए और इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इसका? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 2 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपने क्या किया, 8 - 6 ये किया ना। यही बात यहाँ पे लिखी है कि एल्जेब्रिक सम आपको हमेशा करना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी है, जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव लीजिए, जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव लीजिए और एल्जेब्रिक सम यहाँ पे कीजिए। तो इसका नेट चार्ज क्या लिखोगे, +2e या -2e? नेट चार्ज क्या लिखोगे, +2e और -2e? माइनस। बोलो जल्दी से। -2e, बिल्कुल ठीक बात है। -2e क्यों? क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिए हैं इसे, 8 इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब -8e चार्ज आपने इसको दिया। 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, मतलब +6e चार्ज आपने बाहर निकाल लिया। टोटल क्या आया, -2e। सो करेक्ट आंसर इज -2e। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई छोटी सी। जो अगली प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी क्या है कि जो चार्ज है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब क्या, क्वांटा मतलब पैकेट्स, अब ऐसे मान लीजिए। तो हमेशा पैकेट्स में होगा। पैकेट्स मतलब हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मिनिमम चार्ज ट्रांसफर होगा, उससे छोटा चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकते। छोटे चार्ज होते हैं उससे क्वार्क्स वगैरह होते हैं, लेकिन वो स्टेबल नहीं होते, और स्टेबल नहीं होते इस वजह से वो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। तो जब भी मैं बात करूंगा चार्ज ट्रांसफर की, तो मिनिमम चार्ज जो ट्रांसफर किया जा सकता है वो होगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। उससे छोटा चार्ज आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखी गई है कि जब भी आप चार्ज ट्रांसफर करते हैं, चाहे आप चार्ज दीजिए चाहे बाहर निकालिए, हमेशा आप इलेक्ट्रॉन के रूप में करेंगे। क्या इलेक्ट्रॉन आप 1 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 2.5 इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर निकाल लिए, ऐसी कोई टर्म यहाँ पे वैलिड नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। पार्टिकल या तो पूरा बाहर आ सकता है या नहीं आएगा, इतनी बात हो सकती है। तो ये हमेशा क्वांटाइज रहने वाला है, मतलब जो भी चार्ज आप देंगे या बाहर निकालेंगे हमेशा n × e की टर्म में लिखा जा सकता है। n इज इंटीजर्स, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। e इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू आप सभी जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। ठीक है, तो जब भी आपसे बोला जाए कि चार्ज ट्रांसफर करना है, तो चार्ज हमेशा n × e की टर्म में ही ट्रांसफर हो पाएगा। बोला गया कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए तो बताइए अब उस पर कितना चार्ज है। छोटा सा एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। एक ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इस टाइम पे न्यूट्रल है। न्यूट्रल में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए। पूछा गया फाइनल चार्ज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कितना है, बताइए क्या लिखेंगे। कॉलम में आंसर चाहिए मुझे। फाइनल चार्ज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, मतलब कितना चार्ज बाहर निकाल लिया। 3.2 into 3.2 into power minus ठीक है, बिल्कुल 19। ठीक बात है। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, मतलब 2 × 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। तो इसके हिसाब से आपने टोटल कितना चार्ज बाहर निकाल लिया, 3.2 × 10⁻19 कूलॉम चार्ज आपने बाहर निकाल लिया। जब आपने इतना चार्ज बाहर निकाल लिया, इसका मतलब अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा, और कितना आया होगा, इसके बराबर आया होगा। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल लिए, तब इस पे पॉजिटिव चार्ज बचा और इतना चार्ज आया। ऐसा ही क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाता है अक्सर, गुड सेट में तो पूछा गया है। गुड सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने 8 माइक्रोकूलम्स चार्ज पास किया, कितना, 8 माइक्रोकूलम चार्ज पास किया, तो पूछा गया आपसे बताइए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए गए। क्या पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये आपका क्वेश्चन है कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को जो पहले न्यूट्रल था उसे 8 माइक्रोकूलम चार्ज पास किया, तो बताइए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने ट्रांसफर किए। बताइए कैसे करेंगे इसको।
सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू 5 N इंटू E के बराबर। 5 हाँ into ठीक है, डिवाइड बिल्कुल ठीक बात है। डिवाइड डिवाइड कर देंगे, बस सीधा सा हिसाब है। चार्ज आपको दे रखा है 8 माइक्रोकूलम, तो अपने को फॉर्मूला यूज करना है Q इक्वल टू N इंटू E। Q दे रखा है 8 माइक्रोकूलम, मतलब 8 इंटू 10⁻⁶। N अपने को कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए, और E अपन जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, अपना आंसर मिल जाएगा 1.6 और 8 ये मिला 5, -6 और -19 ऊपर आएगा 13। ये आपका आ गया N। कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत नहीं है आई गेस। 8 बाई 1.6 इज 5, और इधर -19 है, -6 है, कैंसिल होगा, बचेगा -13। इधर आएगा तो हो जाएगा +13। सो 5 इंटू 10⁻13 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए गए, तब जाके 8 माइक्रोकूलम चार्ज इस पे आया होगा। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि ये जो पॉजिटिव 8 माइक्रोकूलम चार्ज इसको दिया गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले गए, तभी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। सो यस, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि आप एक ऑब्जेक्ट को +8 माइक्रोकूलम चार्ज ट्रांसफर किया, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? इसका मतलब 5 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर निकाले गए, तभी उस पर पॉजिटिव चार्ज 8 माइक्रोकूलम का आया होगा। ऐसा बहुत छोटा सा क्वेश्चन गुड सेट में पूछा भी गया है, आगे भी पूछ सकते हैं अगर बहुत आसान सा क्वेश्चन देना है तो। ठीक है, तो ये Q इक्वल टू N, ध्यान रखना है, हमेशा क्वांटाइज रहने वाला है चार्ज। ठीक है, जो अगली प्रॉपर्टी इसकी आती है वो आती है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व मतलब चार्ज, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन का रूल है, वैसे ही फंडामेंटल लॉ इसका चार्ज कंजर्वेशन का भी है। वो क्या कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हमेशा ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन अगर आप एक क्लोज सिस्टम की बात करें, क्लोज सिस्टम मतलब जहां से कोई मास या कोई चार्ज बाहर नहीं जा सकता, उस क्लोज सिस्टम में अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो चार्ज एक से दूसरे पे ट्रांसफर जरूर हो सकता है, लेकिन इस पूरे सिस्टम के लिए जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहने वाला है, वो कंजर्व रहने वाला है। ये कहलाता है चार्ज कंजर्वेशन का लॉ। अब आपसे अगर बोला जाए कि अगर दो पार्टिकल्स मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक पार्टिकल ये है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, मान लीजिए इस पे +2 कूलम का चार्ज है, इस पे -2 कूलम का चार्ज है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों को मैं टच कर लूं, ऐसे पास में रख लूं, तो क्या होगा? नेट चार्ज इस सिस्टम का कितना हो जाएगा? नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इज 0 नेट चार्ज इस सिस्टम का 0 है। बिल्कुल ठीक बात है। 0 नेट चार्ज की जब भी बात करते हैं तो ये पॉजिटिव +2 कूलम -2 कूलम, नेट चार्ज इज 0। और ये टच करने के बाद भी कितना रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। अब अगर आपसे बोलूं कि मैंने इसी में से ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है या ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इससे 1 कूलम चार्ज उठा के उधर ट्रांसफर कर दिया, 1 कूलम चार्ज उधर ट्रांसफर कर दिया, अब दोनों पे कितना कितना चार्ज हो जाएगा? 1 कूलम चार्ज 1 हो जाएगा। अब इस पे बचेगा 1 कूलम, क्योंकि पहले 2 था, एक उधर ट्रांसफर कर दिया तो इस पे बचा 1, और यहाँ पहले -2 था, +1 आ गया, तो अब इस पे बचा -1 है ना। इसका हो गया -2 + 1 विच इज -1, और यहाँ था 2 - 1 विच इज 1। ऐसा हो गया। अब मुझे बताओ कि दोनों बॉडी पे चार्जेस चेंज हो गए, लेकिन नेट चार्ज चेंज हुआ क्या? नहीं, नेट चार्ज अभी भी 0 है। तो यही बात ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ, कि भैया एक सिस्टम के लिए आप चार्जेस जो हैं वो नेट चार्जेस कभी चेंज नहीं होंगे, उस सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा सेम रहने वाला है। हाँ, चार्ज ट्रांसफर जरूर हो सकते हैं, कन्वर्ट जरूर हो सकते हैं, कि पहले इस पे +2 था, इस पे अब +1 रह गया, इस पे -2 था, इस पे भी -1 रह गया, तो चार्ज का कन्वर्जन जरूर हुआ, लेकिन नेट चार्ज अभी भी सेम रहा। तो कन्वर्जन किस में हुआ होगा? कन्वर्जन होता है इस तरीके से
कि चार्ज पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। नेट चार्ज नहीं बनाया जा सकता, लेकिन चार्ज पार्टिकल्स बनाए जा सकते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चार्ज पार्टिकल्स कैसे बना सकते हैं? अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को मैं मिला लूं तो वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे अगर एक न्यूट्रॉन को मैं तोड़ूं तो वो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो चार्ज पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यस, बट नेट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जैसे आपने यहाँ बोला कि 1 कूलम्ब चार्ज आपने जब इधर ट्रांसफर किया था, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ से -1 कूलम्ब चार्ज और ये +1 कूलम्ब चार्ज मिलके दोनों न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल हो गए मतलब उनका नेट जो चार्ज पार्टिकल्स थे वो खत्म हो गए। नेट चार्ज वहां पे इस ऑब्जेक्ट के लिए कम हो गया, लेकिन ओवरऑल नेट चार्ज हमेशा सेम रहा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो चार्ज के बारे में पढ़ी जाती हैं। अब हम बात करेंगे चार्जिंग की, कि किसी कंडक्टर को या किसी नॉन कंडक्टर को कैसे चार्ज किया जा सकता है। तो मेनली इस पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हमारा टाइम भी खत्म होने ही वाला है अभी बस। तो एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। एक तो आप वो एक्सपेरिमेंट करेंगे घर पे जो मैंने आपको बताया था। प्लास्टिक की चेयर पे बैठना है, पैर ऊपर करके बैठना है, कहीं टच नहीं करना। पीछे से जो चेयर का बैक है उस पर हिट करना है और फिर कुछ देर हिट करने के बाद आप उसको टच करेंगे, ठीक है। तो करंट फ्लो होगा, ये आप लोग देखेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कल कि वो किस वजह से हुआ। जब अपन ये पढ़ लेंगे आप मुझे इस थ्योरी में से बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही आपको उस एक्सपेरिमेंट के लिए लगता है, कौन सी थ्योरी आपको सही लगती है, ठीक है। अब चार्जिंग की बात जब करेंगे तो कंडक्टर के चार्जिंग की बात करेंगे, नॉन कंडक्टर के चार्जिंग की बात करेंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होगा, इंडक्शन होगा, कंडक्शन होगा, ये सारी बातें उसमें आने वाली हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब बात करते हैं इसकी चार्जिंग की, ठीक है। आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत है Yes, तो sir. बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई Yes, दिक्कत तो sir. नहीं? Yes, sir. नहीं है सर। नो ठीक है, नहीं है ठीक सर। है, नो ठीक है। तो बहुत बढ़िया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय बाय तब तक के लिए।